हेलो फ्यूचर नर्सेस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती होंगी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे मन लगा करके। और आज मैं आप लोगों के साथ लेकर के आई हूँ गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर, जिसमें कि जो कि बहुत कॉमन है और इम्पॉर्टेंट भी है पर्पज ऑफ एग्जामिनेशन, प्रैक्टिकल और वाइवा। सो एंड कुछ बच्चों का कमेंट सेक्शन में मैंने देखा भी था और कुछ लोगों को ज़रूरत भी थी, जैसा कि आप लोगों का एग्जामिनेशन आ रहा है तो मैं चाहती हूँ कि इम्पॉर्टेंट जो भी टॉपिक्स हैं उसको मैं कवर कर लूँ। तो आज हम पढ़ेंगे गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर, जिसका कि मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर है रिट्रोवर्जन रिट्रोफ्लेक्शन। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रिट्रोवर्जन रिट्रोफ्लेक्शन एंड इट्स कॉजेज, डिग्रीज, साइन एंड सिम्टम्स, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, diagnostic evaluation and management. So let's begin. रिट्रोवर्जन रिट्रोफ्लेक्शन। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो रिट्रोवर्जन है और रिट्रोफ्लेक्शन है, ये वैसे तो दो कंडीशन है, बट जब भी ये होता है तो एक साथ ही दोनों आता है, ये अलग अलग नहीं होता, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो इसलिए इन दोनों को एक साथ मिला करके हम बोलते हैं रिट्रो डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि ये जो डिसऑर्डर है इसको हम कंसीडर करते हैं अंडर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ यूटेराइन ऑर्गन या फिर यूटेराइन ऑर्गन डिस्प्लेसमेंट। ओके। सो retroversion is the long axis of the corpus and cervix are in line and the whole organs turn backwards in relation to the long axis of birth canal. सो रिट्रोवर्जन का मतलब ये होता है कि जो कॉर्पस होता है और जो सर्विक्स होता है, ये दोनों एक दूसरे के लॉन्ग एक्सिस पे आ जाते हैं और क्या होता है, जो होल ऑर्गन है वो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाता है, बैकवर्ड बेंड हो जाता है। और ये क्या होता है, जब ये बैकवर्ड बेंड होता है तो जो बर्थ कैनाल होता है, तो ये बर्थ कैनाल के लॉन्ग एक्सिस पे आ जाता है, जिसको कि हम बोलते हैं रिट्रोवर्जन। एंड व्हाट इज द रिट्रोफ्लेक्शन? So retroflexion signifies a bending backwards of the corpus on the cervix at the level of internal os. और जो रिट्रोफ्लेक्शन होता है उसमें क्या होता है कि जो कॉर्पस होता है वो सर्विक्स पे बेंड हो जाता है और जो पूरा ऑर्गन है वो क्या हो जाता है कि इंटरनल ऑस के लेवल पे आ जाता है। दोनों में एक बार हम डिफरेंस देखेंगे। जो रिट्रोवर्जन है तो रिट्रोवर्जन में क्या होता है कि कॉर्पस और सर्विक्स ये दोनों एक दूसरे के लॉन्ग एक्सिस पे आ जाते हैं, एक लाइन बन जाती है और जो पूरा ऑर्गन है वो बैकवर्ड शिफ्ट होके जो बर्थ कैनाल है उसके लॉन्ग एक्सिस पे आ जाता है। और जो रिट्रोफ्लेक्शन है तो रिट्रोफ्लेक्शन में क्या होता है कि जो कॉर्पस है वो सर्विक्स पे बेंड हो जाता है और जो पूरा ऑर्गन है वो क्या होता है, बैकवर्ड हो जाता है। और इसके साथ ये क्या करता है कि जो इंटरनल ऑस है, सर्विक्स की इंटरनल ऑस क्या होता है कि उसके लेवल पे आ जाता है। जैसा कि इसमें हम देखेंगे, ये है हमारा रिट्रोफ्लेक्शन और यहाँ से हमारा होता है इंटरनल ऑस। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, आई होप कि जो डायग्राम मैंने बनाया है आपको विजिबल हो, नहीं तो आप थोड़ा सा इमेजिन कर लीजिए कि जो यूटेराइन कैनाल है या फिर जो सर्विक्स है, जो वजाइनल कैनाल है, उससे लेकर के और यूट्रस तक। ओके। तो ये क्या है, ये हमारा बर्थ कैनाल है, ये इंटरनल ऑस है और कॉर्पस और जो इंटरनल ऑस इसके बाद से जो ऑर्गन ये बेंड हुआ है ये और नीचे तक आ जाता है, ये इसके लेवल तक बेंड हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं रिट्रोफ्लेक्शन। और ये जो रिट्रोवर्जन है ये क्या होता है, बर्थ कैनाल के लॉन्ग एक्सिस पे आ जाता है और इसके साथ क्या होता है कि जो आपका सर्विक्स है और जो कॉर्पस है ये दोनों एक दूसरे के लॉन्ग एक्सिस पे आ जाते हैं। ठीक है। तो ये हमारा रिट्रोफ्लेक्शन, ये है हमारा रिट्रोवर्जन। और ये है हमारा जो कि नॉर्मल ऑर्गन होता है, ये क्या है, एंटीवर्टेड या फिर एंटीफ्लेक्स्ड। एंटीवर्टेड एंटीफ्लेक्स अगर रहेगा मतलब कि ये नॉर्मल पोजीशन है यूट्रस की। और जो रिट्रोवर्जन है और रिट्रोफ्लेक्शन है, ये आपका रिट्रोवर्जन है जो कि क्या हुआ है, सर्विक्स और कॉर्पस क्या हुआ है, एक लॉन्ग एक्सिस पे आ गया है और ये बर्थ कैनाल के लॉन्ग एक्सिस पे दिखाया जा रहा है। और जो रिट्रोफ्लेक्शन है ये क्या हो रहा है, ये बेंड होकर के इंटरनल ऑस के लेवल तक आ गया है। तो ये है हमारा रिट्रोवर्जन और रिट्रोफ्लेक्शन, इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं रिट्रो डिस्प्लेसमेंट। अब इसकी डिग्री होती है बेंड होने का, डिस्प्लेसमेंट होने की, कि कितनी डिग्रीज हैं। तो इसको हमने क्या किया है, 3 डिग्रीज में डिवाइड किया है।
जो फर्स्ट डिग्री है उसमें क्या होता है, द फंडस इज द वर्टिकल एंड पॉइंटिंग टुवर्ड सैक्रल प्रोमेंट्री। जो फर्स्ट डिग्री होता है रिट्रोवर्जन का, इसमें जो फंडस होता है, हमें पता है यूट्रस का पार्ट है फंडस, तो जो फंडस होता है वो क्या होता है कि जो सैक्रल प्रोमेंट्री है उसके वर्टिकल हो जाता है। आई होप आप सैक्रल प्रोमेंट्री याद कर पा रहे होंगे। जो प्यूबिक बोन है, प्यूबिक बोन के जस्ट पीछे जो गोल सा पार्ट होता है सर्कुलर में, वही होता है सैक्रल प्रोमेंट्री, जहाँ से दोनों इनोमिनेट बोन आके ऐसे मिलते हैं आगे आके प्यूबिस पे। ठीक है, तो क्या होता है फर्स्ट डिग्री में जो फंडस होता है वो सैक्रल प्रोमेंट्री के वर्टिकल लाइन में आ जाता है। ठीक है, इसके बाद से हम देखेंगे सेकेंड डिग्री। द फंडस लाइज इन द सैक्रल हॉलो बट नॉट बिलो द इंटरनल ऑस। और जो सेकेंड डिग्री होता है उसमें क्या होता है, जो फंडस होता है वो सैक्रल हॉलो तक आ जाता है, जो कि सैक्रल में जो फोरामिनाज होते हैं, जो होल होता है, तो उस सैक्रल हॉलो तक आ जाता है, बट वो इंटरनल ऑस के नीचे नहीं आता है, बस वहीं तक रहता है। और जो थर्ड डिग्री होती है उसमें क्या होता है, द फंडस लाइज बिलो द इंटरनल ऑस। और सेकेंड डिग्री में, थर्ड डिग्री में क्या होता है कि जो फंडस होता है वो इंटरनल ऑस के नीचे तक आ जाता है। एक बार और मैं डिग्रीज को रिवाइज करूंगी। फर्स्ट डिग्री में क्या होता है, जो फंडस होता है वो क्या होता है कि सैक्रल प्रोमेंट्री के वर्टिकल पोजीशन में आ जाता है, उसके वर्टिकल लाइन में आ जाता है। जो सेकेंड डिग्री होता है उसमें क्या होता है, जो फंडस होता है वो सैक्रम हॉलो के लेवल पे आ जाता है, बट इंटरनल ऑस से नीचे नहीं आता है। जो थर्ड डिग्री होता है उसमें क्या होता है, जो फंडस होता है वो बिलो आ जाता है किसके, इंटरनल ऑस के। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें कि कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं रिट्रोवर्जन रिट्रोफ्लेक्शन के। तो रिट्रोवर्जन और रिट्रोफ्लेक्शन के कॉजेज को क्या किया गया है, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, कैरेक्टराइज किया गया है। एक तो डेवलपमेंटल और दूसरा एक्वायर्ड। डेवलपमेंटल का मतलब ये होता है बाई बर्थ ये क्या होता है, ऑर्गन में डिफेक्ट्स होते हैं या फिर ऑर्गन ही डेवलप नहीं हो पाते हैं। और एक्वायर्ड का मतलब ये होता है कि जीवन में, मतलब कि हमारे जो भी लाइफ होता है उस लाइफ में आके किसी भी वजह से, चाहे वो कोई एक्सीडेंट हो या फिर कोई सर्जरी हो, कोई ऑपरेशन हो, बेबी बर्थ हो, इन सारे इवेंट्स के वजह से अगर कुछ डिफेक्ट्स होता है उसमें तो उसको एक्वायर्ड बोलते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। तो डेवलपमेंट में क्या होता है, क्वाइट कॉमन इन फीटस एंड यंग फीमेल चिल्ड्रन ड्यू टू डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स। ये जो रिट्रोवर्जन रिट्रोफ्लेक्शन होता है वो थोड़ा कॉमन होता है किसमें, फीटसेस में, और क्या होता है फीमेल चिल्ड्रन में। फीटस का मतलब इसलिए बोला जा रहा है कि जो वो अपने फीटल स्टेज में होते हैं, मतलब कि मदर के वुम्ब में होते हैं, उस टाइम में उनमें क्या होता है, डेवलपमेंट नहीं हो पाता है ऑर्गन का अच्छे तरीके से, जिसकी वजह से। और फिर चिल्ड्रंस में भी देखा जाता है, जो फीमेल चिल्ड्रन हैं उनमें, क्योंकि जो उनके टिश्यूज होते हैं बहुत डेलिकेट होते हैं, अच्छे से डेवलपमेंट नहीं होने की वजह से वो क्या होते हैं, बहुत लूज हो जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से वो क्या होते हैं, डिस्प्लेसमेंट होने के चांसेस होते हैं उनमें। इसमें पॉइंट्स देखेंगे क्या क्या होता है, लैक ऑफ यूटेराइन मसल टोन। कभी भी यूटेराइन मसल टोन की अगर लैकिंग होगी, मतलब कि यूटेराइन मसल में अगर टोन नहीं होगा, टोनिसिटी नहीं होगी, तो क्या होगा, वो लूज होगा और वो डिस्प्लेसमेंट होगा। जैसे कि इसका एग्जांपल आप अपने स्किन के साथ देख सकते हैं। अगर स्किन में मसल टोन नहीं होता है, उसमें टोनिसिटी नहीं होती है, तो ऐसा लगता है जैसे कि हमारा स्किन जैसे बाहर आ रहा है, ये छूट गया है, एकदम बहुत लूजली सा दिखता है। जैसे कि आप अगर देखें तो बड़े बुजुर्गों में, एल्डरली पीपल में देख सकते हैं। सेम वैसे क्या होता है, अगर टोनिसिटी नहीं होती है यूटेराइन मसल्स में, तो क्या होता है कि बेंड हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। नेक्स्ट है द इन्फेंटाइल पोजीशन इज रिटेन्ड, या फिर क्या होता है, जो इन्फेंटाइल पोजीशन होता है, इन्फेंट एज में क्या होता है कि सारे ऑर्गन, सारे मसल्स बहुत डेलिकेट होते हैं, और जब वो बड़ा होता है, जब उसमें डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होता है, उसके बाद भी जो इन्फेंटाइल की जो पोजीशन होती है वो नहीं हटती या फिर वो चेंज नहीं होता है, जिसकी वजह से वो ऐसे ही रह जाता है, उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है ऑफन एसोसिएटेड विथ शॉर्ट वेजाइना विथ सैलो एंटीरियर वेजाइनल फॉर्निंग्स। और कई बार ऐसा होता है कि शॉर्ट वेजाइना होने की वजह से, या फिर जो आपका वेजाइनल फॉर्निंग्स है वो एंटीरियरली होने की वजह से कई बार होता है। ये क्यों किस में होता है, जो फीमेल शॉर्ट हाइटेड होती हैं, ठीक है, या फिर जो ऐसी होती हैं जिनमें सीपीडी वगैरह के चांस होते हैं। सीपीडी आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो एक बार ही जा करके आप अगर प्रीवियस वीडियोस देखेंगे तो उसमें मिलेगा आपको।
जिसको ऐसे सिफेलोकॉर्डल डिस्प्रपोर्शन बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड में क्या क्या है, तो हमारा एक्वायर्ड में प्यूपरल आता है, प्रोलेप्स आता है, ट्यूमर आता है और पेल्विक एडेशंस आता है। एक्वायर्ड इसलिए बोला जाता है जो कि हमारी जो लाइफ है, जो हम अपनी जर्नी शुरू कर रहे हैं, इसमें अगर किसी घटना की वजह से जो चीज़ें हम एक्वायर कर रहे हैं, जो हम बाहर से अपनी चीज़ें जो अराइज हो रही हैं, उसको हम बोलते हैं एक्वायर्ड कॉजेज। तो इसमें हमारा हो सकता है प्यूपरल। प्यूपरल मतलब ये होता है कि चाइल्ड बर्थ के बाद जो हमारा प्यूपरल स्टेज होता है या फिर प्यूपेरियम होता है, उस प्यूपेरियम में जो हमारे यूट्रस का इन्वोल्यूशन होता है वो सब इन्वोल्यूशन रह जाता है, मतलब कि वो अपने प्री प्रेग्नेंट स्टेज में नहीं आ पाता है आफ्टर द डिलीवर ऑफ बेबी। तो जिसकी वजह से भी हमारे क्या चांसेस होते हैं कि रिट्रोवर्जन या फिर रिट्रोफ्लेक्शन हो सकता है। इसके साथ है प्रोलैप्स, मतलब यूट्राइन प्रोलैप्स। अगर यूट्राइन प्रोलैप्स होता है तो यूट्राइन प्रोलैप्स के साथ ही रेट्रोवर्जन रिट्रोफ्लेक्शन के केसेस आते ही आते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्यूमर। ट्यूमर चाहे वो एंटीरियरली वॉल पे हो या फिर पोस्टीरियरली वॉल पे हो, अगर ट्यूमर फाइब्रॉइड्स वगैरह की केस होता है, इसकी हिस्ट्री होती है, तो इससे क्या होता है यूट्राइन वॉल में हैवीनेस की वजह से वो बैंड हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा है पेल्विक अधेशन। पेल्विक अधेशन इसलिए बोला जाता है ताकि अगर किसी भी प्रकार का कोई इन्फ्लामेटरी डिजीज हुआ है या फिर कोई ऑपरेटिव प्रोसीजर हुआ है, तो इन सारी चीज़ों में क्या होता है, जो टिश्यूज होते हैं वो अधेशन के हो जाते हैं, और अधेशन होने की वजह से उसमें क्या होता है कि रिट्रोवर्जन या फिर रिट्रोफ्लेक्शन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या होता है। तो उसमें मैंने इसमें कुछ शॉर्ट लिस्टेड ही इसमें रखे हैं ताकि आप इम्पोर्टेंट पढ़ भी लें और आपको पता भी चल जाए। इसमें कहानियाँ बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि हम यहाँ पे कहानियाँ नहीं बना रहे हैं, तो छोटी छोटी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है हम उसको कवर करेंगे, बाकी सारी चीज़ें तो हम उसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, क्रोनिक प्री मेंस्ट्रुअल पेल्विक पेन, मतलब कि जो प्री मेंस्ट्रुअल पेन होता है, मतलब कि प्री मेंस्ट्रुअल मतलब कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होते हैं उससे पहले जो पेन होता है वो क्रॉनिक होता है और बहुत सीवियर होता है। उसमें क्या होता है कि पेल्विक पेन बहुत ज़्यादा होने लगता है फीमेल को, ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इसके साथ क्या होगा, बैकएक बहुत होगा। नेक्स्ट होगा इनफर्टिलिटी होने के चांसेस रहेंगे क्योंकि इन्फ्लामेटरी की वजह से एडेशन हो रहा है, उसमें प्रोलैप्स हो गया है, और उसके बाद से जो भी ट्यूमर्स वगैरह हैं, तो इन सारी चीज़ों की वजह से ये कहाँ इनफर्टिलिटी की तरफ ले जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिस्पेरिनिया। डिस्पेरिनिया मतलब होता है कि आप लोग सुने होंगे, डिस्पेरिनिया मतलब कि पेन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। पेन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से पेन होता है क्योंकि जो भी यूटेराइन प्रोलैप्स हैं या फिर एंटीवर्जन रिट्रोफ्लेक्शन, ये सारी जो चीज़ें आती हैं, इसमें हो जाता है कि जो ऑर्गन्स हैं वो पूरा बैंड हो चुका है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि वो इंटरनल ऑस तक आ जाता है, जिसकी वजह से एक्चुअली इंटरकोर्स की वजह से जब पेनिस इंटरकोर्स करता है तो उस टाइम पे उन ऑर्गन्स में पेन होता है, उन ऑर्गन को डिस्प्लेस करने की कोशिश करता है। ठीक है, इसके बाद से हम देखेंगे डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। मतलब कि डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में हम सबसे पहले देखेंगे हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन। तो हिस्ट्री कलेक्शन में हम उनसे हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे कि जो अगर पहले उन कोई प्रेगनेंसी कंसीव हुई है तो उस टाइम पे क्या हुआ था, कोई अबॉर्शन तो नहीं हुआ है, या फिर कोई ऐसा प्रोसीजर जैसे डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज, डायलेशन इवैक्यूएशन, ये सारे प्रोसीजर में भी चांसेस होते हैं कि अगर वो प्रोसीजर में कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो ये सारे रिट्रोवर्जन रिट्रोफ्लेक्शन यूटेराइन प्रोलैप्स, ये सारे केसेस देखने को मिलते हैं। तो ये सब कुछ हम उनसे हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं। उसके बाद से फिजिकल एग्जामिनेशन में हम फिजिकल एग्जामिनेशन बाई मैनुअल करते हैं, बाई मैनुअल एग्जामिनेशन, जिससे कि हमें पता चलता है कि कितना कौन सी डिग्री पर जो यूटेराइन प्रोलैप्स हुआ है या फिर रिट्रोवर्जन रिट्रोफ्लेक्शन है तो कौन सी डिग्री पे है। इसके साथ ही हम स्पेकुलम एग्जामिनेशन भी करते हैं। आपने देखा होगा वजाइनल स्पेकुलम, अगर ओबीजी लैब वगैरह में या फिर जो भी आर्टिकल्स वगैरह हैं तो आप अगर उससे अवेयर होंगे तो आपको याद आ रहा होगा कि जो वजाइनल स्पेकुलम है उससे हम एग्जामिनेशन करते हैं और उससे देखते हैं कि इंटरनल ऑस तक कितना जो बेंडिंग हुई है फंडस की, या जो फंडस आया है वो इंटरनल ऑस तक आया है या फिर ज़्यादा अंदर तक, ज़्यादा बाहर तक आगे जो कि पेरिनियम तक दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए हम क्या करते हैं, बाइनल एग्जामिनेशन, स्पेकुलर एग्जामिनेशन। इसके साथ साथ हम रेक्टल एग्जामिनेशन भी करते हैं। रेक्टल एग्जामिनेशन से ये हमारा सामने आता है, ये चीज़ें हमें पता चलती हैं कि जो मैनेजमेंट है वो किस तरह का मैनेजमेंट हम कर सकते हैं, क्योंकि उससे इन सारे एग्जामिनेशन से हमें
डिग्री ऑफ इन्वर्जन, डिग्री ऑफ रिट्रोफ्लेक्शन का पता चल जाता है, रिट्रोवर्जन का पता चल जाता है, तो हमारा जो मैनेजमेंट होता है मैनेजमेंट में ईजी होता है और हम उसको अच्छे से ट्रीट कर पाते हैं। नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट हम दो तरीके से कर सकते हैं, मेडिकल और सर्जिकल। मेडिकल मैनेजमेंट में हमारा क्या होता है, एक पेशरी होता है, पेशरी मतलब ये होता है, पेशरी एक तरह का आपका आर्टिकल बोल सकते हो या फिर एक तरह का ये मैनेजमेंट है जिसमें कि क्या होता है, एक हॉडेल स्मिथ पेशरी होता है जिसको कि हम प्लेस्ड करते हैं इनसाइड द वजाइना आफ्टर द करेक्टिंग द पोजीशन ऑफ यूट्रस और द यूटेराइन ऑर्गन्स। तो इसको हम सपोर्ट के लिए उसमें इंसर्ट करते हैं, उसमें सपोर्ट देने के लिए 3 मंथ के लिए रखते हैं। क्या करते हैं, पहले हम जो भी हमारा प्रोसीजर है, प्रोसीजर के थ्रू जो इंटरनल ऑर्गन्स है या फिर जो यूटेराइन प्रोलैप्स है, रिट्रोवर्जन, रिट्रोफ्लेक्शन है, जो भी ऑर्गन का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो उसको करेक्ट करके और ये पेशरी हम क्या करते हैं, इंसर्ट कर देते हैं। और इंसर्ट करने के बाद से उसको 3 मंथ के लिए छोड़ देते हैं। 3 मंथ के बाद अगर उसके रिमूव करने के बाद अगर जो ऑर्गन का डिस्प्लेसमेंट है वो फिर से वैसे ही हो जाए पहले के जैसे, अगर वो करेक्ट नहीं हुआ हो, फिर हम क्या करते हैं, जो प्रोसीजर है उसको लेके जाते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट की तरफ, और सर्जरी से हम क्या करते हैं, उस ऑर्गन को करेक्ट करते हैं और इस डिजीज कंडीशन को या फिर इस डिसऑर्डर को हम करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये है हमारा अब तक जो रिट्रोवर्जन, रिट्रोफ्लेक्शन है, हमने उसको पढ़ा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। रिट्रोवर्जन, रिट्रोफ्लेक्शन में हमने पढ़ा, देखा कि रिट्रोवर्जन क्या होता है, रिट्रोफ्लेक्शन क्या होता है। इसके साथ हमने साइन एंड सिम्टम डिस्कस किए, कॉजेज डिस्कस किए जिसमें कि हमारा डेवलपमेंटल कॉजेज था और एक्वायर्ड कॉजेज था। डिग्रीज हमने डिस्कस करी कि जो रिट्रोवर्जन की डिग्रीज क्या क्या हैं। इसके साथ हमने डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन देखा, मैनेजमेंट देखा। मैनेजमेंट में हमने दो तरीके का देखा, एक तो हम पेशरी से, जो पेशरी होता है वो मैनेजमेंट भी होता है और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन भी होता है, दोनों तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। इसके बाद से अगर ये सारा हमारा मेथड काम नहीं आता है तो हम उसको सर्जरी से करेक्ट कर देते हैं। एट द एंड हम देखेंगे कि हमारा रोल क्या है, जो नर्सिंग रोल है वो क्या होता है इसमें। तो सबसे पहले हम मदर को, मदर बोल सकते हो, फीमेल बोल सकते हो, बिकॉज वी डोंट नो वेदर इट इज़ और नॉट। सो पहले हम डिस्कस करेंगे, उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे, उनको बताएंगे, समझाएंगे। इसके साथ से जो भी हम प्रोसीजर करने वाले रहेंगे उसके जो कॉम्प्लिकेशंस होने वाले हैं या फिर जो भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जो प्रोसीजर होगा, ये सब कुछ हम इसलिए अपने पेशेंट को, अपने क्लाइंट को ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं ताकि इसमें हमारा फ़ायदा हो या और उनका भी फ़ायदा। इसमें हमारा फ़ायदा क्या है कि वो हमारे साथ कोऑपरेट करेगा और हम जो भी प्रोसीजर करने वाले हैं वो ईजिली हो जाएगा और सक्सेसफुल रहेगा। और जो पेशेंट है उनका फ़ायदा ये होगा कि वो अवेयर रहेंगे तो पैनिक नहीं करेंगे। ठीक है, इसके साथ हम बाकी सारी चीज़ें उनको एक्सप्लेन कर देते हैं, कब आना है, कैसे फॉलोअप के बारे में, बाकी सारे मेडिकेशंस वगैरह और बाकी हेल्थ प्रमोशन के बारे में कि उसके बाद से जो उनकी लाइफ स्टाइल है वो कैसे चेंज होती है या फिर क्या क्या चीज़ें उनको फेस करनी पड़ती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी जो भी गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं तो 1 बाय 1 करके मैं सारे गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर डिस्कस करूँगी। आप बने रहें चैनल पे, पढ़िए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।